नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद प्रेम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपका प्रेम और यह है क्लास 10th की हिस्ट्री चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का पार्ट 2। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है, पार्ट 1 को ज़रूर देख लें क्योंकि इस वीडियो को समझने में वो आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखेंगे फर्स्ट पार्ट 1 तो पार्ट 1 नहीं देखेंगे तो पार्ट 2 समझ में नहीं आएगा। फिर आप लोग बोलिए कि मेरी ही गलती है कि मैंने अच्छे से नहीं पढ़ाया। पहले पार्ट में हमने राष्ट्रवाद का अर्थ, राष्ट्रवाद क्या है, लोगों में एकता की भावना, राष्ट्रवाद के विकास में सहायक तत्व, राष्ट्रवादी चेतना का परिणाम, 1848 की क्रांति और जुलाई क्रांति के बारे में ही बताया था। अब आगे हम लोग इटली का एकीकरण के बारे में बताने वाले थे। आज के इस पार्ट 2 के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इटली के एकीकरण के बारे में। इटली के एकीकरण में क्या क्या बाधाएं थी, कैसी प्रक्रिया थी, कौन कौन सहायक हैं इसमें, कौन किसका किसका योगदान है, योगदान के बारे में आज पढ़ा जाएगा इटली के एकीकरण के बारे में। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कल आप लोगों ने यहाँ तक तो पढ़ ही लिया था, लेकिन आज पढ़ाना था इटली के एकीकरण के बारे में। तो इटली के जैसे कि आपको पता है कि आज के समय में इटली एक देश है। इटली का एकीकरण का अर्थ क्या होता है, चलिए समझते हैं। एकीकरण का अर्थ होता है जब कई छोटे छोटे राज्य, क्षेत्र, प्रांत मिलकर एक ही देश या एक ही राष्ट्र का बनाते हैं या निर्माण करते हैं तो उसे एकीकरण कहा जाता है। जैसे इटली का एकीकरण, इटली पहले एक देश नहीं था। इटली पहले कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। हर राज्य का वहाँ एक अलग अलग नए नए शासक हुआ करता था, इसलिए वहाँ एकता नहीं थी, एकता का अभाव था। ऐसा करके आपने एकीकरण का अर्थ समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं। एकीकरण में बाधक तत्व। एकीकरण में बाधक तत्व कौन कौन से हैं? फर्स्ट, विषम भौगोलिक परिस्थिति। सेकंड, पड़ोसी देशों का हस्तक्षेप, ऑस्ट्रिया, फ्रांस आदि। थर्ड, पोप का प्रभाव। चलिए अब इसको समझ लेते हैं। इटली के एकीकरण में बाधक तत्व तो फर्स्ट था हमारा विषम भौगोलिक परिस्थिति। विषम भौगोलिक परिस्थिति का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है कि इटली का भूभाग हर जगह पे एक जैसा नहीं था। कहीं पहाड़ था, कहीं मैदान था और कहीं कहीं तो समुद्र था। इसके वजह से आपस के सभी क्षेत्रों में संपर्क नहीं बन पाता था, जिसके कारण वहाँ पे एकता का अभाव था। सेकंड क्या था? पड़ोसी देश का हस्तक्षेप, जैसे ऑस्ट्रिया, फ्रांस आदि। ऑस्ट्रिया, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ यह होता है कि वहाँ पे पहले ऑस्ट्रिया, फ्रांस जैसे महादेव मतलब देश, बहुत उस वक्त शक्तिशाली देश थे ये लोग, तो इन सब का प्रभाव था इटली पे। ये सब नहीं चाहते थे कि इटली आगे चलकर एक महान शक्तिशाली राष्ट्र या देश बने, इसलिए वे हमेशा इटली के एकीकरण में रुकावट डालते थे। थर्ड था पोप का प्रभाव। इसका अर्थ क्या होता है? उस समय पोप का अधिकार रोम के कई क्षेत्रों पर था, वहाँ पे शासन करते थे पोप। पोप भी इटली के एकीकरण में पूरी तरह से सक्षम नहीं थे। मतलब वो इटली के एकीकरण के में उनके इटली के पक्ष में नहीं थे पूरी तरह से, इसलिए यह भी एक बाधा हो जाती थी। इस तरह से हमने इटली के बाधक तत्वों को भी कंप्लीट कर लिया। अब आगे चलते हैं। इटली के एकीकरण में सहायक तत्व। फर्स्ट, राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रभाव। सेकंड, फ्रांस की घटनाओं का प्रभाव। थर्ड, नेपोलियन का सैन्य अभिमान। फोर्थ, मेटरनिख की प्रतिक्रियावादी सोच एवं नागरिक आंदोलन। फिफ्थ, मेजनी, काउंट काबूर और गैरिबाल्डी का योगदान। ये सब चार तो मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन ये जो पांच है इसको मैं डिटेल में थोड़ा समझाऊंगा। तब तक ये चारों समझ लेते हैं। राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रभाव। इसका अर्थ यह है कि लोगों में अपने देश के प्रति प्रेम और एकता की भावना बढ़ने लगी। इससे सभी लोग एक राष्ट्र बनाने के लिए प्रेरित हुए। सेकंड, फ्रांस की घटनाओं का प्रभाव। इसका अर्थ यह है कि फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ लड़ाई में सार्डिनिया और पिडमोंट की मदद की। इससे इटली के एकीकरण को बहुत तेज गति मिली। और नेपोलियन का सैन्य अभियान। इसका अर्थ यह है कि नेपोलियन ने यूरोप में कई सुधार किए, उसके कारण राष्ट्रवाद के विचार फैले, जिससे इटली के लोगों में एकीकरण की भावना और ही मजबूत हो गई। फोर्थ, मेटरनिख की प्रतिक्रियावादी नीति और नागरिक आंदोलन। इसका अर्थ यह है कि मेटरनिख पुरानी राजशाही बनाए रखना चाहता था। उसके विरोध में लोगों ने नागरिक आंदोलन शुरू किए, जिससे राष्ट्रवाद और एकीकरण की मांग और तेज हुई। फिफ्थ, मेजनी, काउंट काबूर और गैरिबाल्डी।
इसके इन लोगों के योगदान के बारे में हमने बोला था कि डिटेल्स में पढ़ाएंगे, तो चलिए डिटेल्स में पढ़ते हैं। करण की प्रक्रिया, जैसे कि हमने पीछे बोला था कि पांचवा मेजनी, काउंट काबूर और गैरिबाल्डी के योगदान के बारे में डिटेल से पढ़ाएंगे। तो देखिए, मेजनी का योगदान, काउंट काबूर का योगदान और गैरिबाल्डी का योगदान। चलिए पढ़ते हैं। मेजनी का योगदान। यंग इटली की 1831 में स्थापना। मेजनी ने यंग इटली की 1831 में स्थापना की। यंग यूरोप की 1834 में की स्थापना। मेजनी ने यंग यूरोप की 1834 की स्थापना की। 1848 की क्रांति के बाद पुनः वापसी एवं जनवादी आंदोलन की शुरुआत मेजनी ने किया। ऑस्ट्रिया द्वारा सार्डिनिया पिडमोंट के शासक एल्बर्ट की पराजय के बाद पुनः पलायन किया मेजनी। चलिए इसको अच्छे से समझ लेते हैं। मेजनी के योगदान में हमने पहले समझाया था कि 1831 में यंग इटली की स्थापना की। यंग इटली एक संगठन है जिसकी स्थापना 1831 में मेजनी ने की थी। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि वो इटली के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को जगाना और पूरे इटली को एक करना था इसका मुख्य उद्देश्य। मेजनी का दूसरा योगदान यह था कि 1834 में यंग यूरोप की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भी सेम था, सारे इटली के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को जगाना और इटली को एक करना। थर्ड क्या था, 1848 के बाद क्रांति के बाद उन्होंने इटली आकर इटली में जनवादी आंदोलन शुरू कर दिए। ऑस्ट्रिया द्वारा सार्डिनिया पिडमोंट के शासक एल्बर्ट की पराजय के बाद उन्होंने पुनः पलायन किया, मतलब उनको पलायन करना पड़ा। अब मेजनी के योगदान के बारे में हम लोगों ने छोटे तरीके से आसान भाषा में समझ लिया, छोटे तरीके से। अब काउंट काबूर के बारे में पढ़ेंगे। काउंट काबूर विक्टर एमेनुएल का प्रधानमंत्री बना। 1853 से 54 के क्रीमिया युद्ध में फ्रांस का कूटनीतिज्ञ रूप में सहयोग किया। नीस और सेवाएं को नेपोलियन थर्ड को देने का वादा किया। 1859 से 60 में लोम्बार्डी पर अधिकार, लेकिन फ्रांस के विरोध में कारण वेनेशिया ऑस्ट्रिया के ही कब्जे में। 1860 से 61 में परमा, मोडेना, टस्कनी पर अधिकार। चलिए अब इसके योगदान के बारे में समझ लेते हैं। तब इसके बाद गैरिबाल्डी के योगदान और एकीकरण का अंतिम चरण पढ़ेंगे। काउंट काबूर यह विक्टर एमेनुएल के द्वितीय शासक बने। 1853 और 54 के बीच हो रहे क्रीमिया युद्ध में इन्होंने फ्रांस का कूटनीतिक सहयोग प्राप्त किया। थर्ड, नीस और सेवाएं के बीच समझौता किया। इन्होंने नेपोलियन थर्ड फ्रांस को देने का वादा किया। इससे समर्थन समझौता हुआ। क्षेत्र का विस्तार किया। 1859 से 60 ईस्वी में लोम्बार्डी पर अधिकार किया, हालांकि वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया का ही अधिकार रहा। 1860 से 61 ईस्वी में परमा, मोडेना और टस्कनी का विलय किया। इस तरह से हमने मेजनी का योगदान और काउंट काबूर का योगदान पढ़ लिया। अब पढ़ते चलते हैं गैरिबाल्डी के योगदान की तरफ। अब बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था। यह मेजनी के विचारों का समर्थक, आगे चलकर काबूर के प्रभाव में संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधर बना। सिसिली और नेपल्स पर अधिकार किया और विक्टर एमेनुएल द्वितीय प्रतिनिधि का शासक बना। 1862 में रोम पर आक्रमण की योजना बनाई, लेकिन काबूर से मुलाकात के बाद योजना का परित्याग किया। इटली के दक्षिण क्षेत्र के शासक बनने का प्रस्ताव खारिज किया एवं अपनी संपत्ति राष्ट्र को समर्पित कर साधारण किसान का जीवन व्यतीत किया। चलिए इसको पढ़ लेते हैं। गैरिबाल्डी यह एक पेशे से नाविक था। वह शुरुआत में मेजनी का समर्थक था, लेकिन काबूल के प्रभाव में आकर वह संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधर बना। उसने सिसिली और नेपल्स पर अधिकार किया और विक्टर एमेनुएल द्वितीय का प्रतिनिधि शासन बना। 1862 ईस्वी में उसने रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई, परंतु उसकी भेंट काउंट काबूर से हुई, तो उसने काउंट काबूर से मुलाकात के बाद उसने रोम पर आक्रमण की योजना का परित्याग कर दिया। उसने इटली के दक्षिण क्षेत्र का शासक बनने का प्रस्ताव खारिज कर दिया और उसने अपनी पूरी संपत्ति राष्ट्र को समर्पित करके एक साधारण किसान का जीवन व्यतीत करने लगा। इस तरह से आपने मेजनी का योगदान, काउंट काबूर का योगदान, गैरिबाल्डी के योगदान के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी ले ली। अब आगे चलते हैं। एकीकरण का, इटली के एकीकरण का अंतिम चरण। 1862 में काबूर की मृत्यु के बाद रोम और वेनेशिया पर विक्टर एमेनुएल ने स्वयं अधिकार किया। 1870 के 71
के फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध से उपजी अनुकूल परिस्थिति के कारण पोप वेटिकन सिटी के राजमहल में सिमट गया और संपूर्ण रोम पर इटली का अधिकार हो गया। इस तरह इटली का एकीकरण पूरा हुआ। अब चलिए इसको समझ लेते हैं। 1862 ईस्वी में काउंट काबूर की मृत्यु हुई और उसके मृत्यु के बाद रोम और वेनेशिया पर विक्टर एमेनुएल ने स्वयं ही अधिकार बना लिया। 1870 से 71 के बीच फ्रांस और प्रसा के बीच हो रहे युद्ध से इसके लिए अन्य बहुत सारी अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न होने के कारण पोप वेटिकन सिटी के राजमहल में सिमट गया और संपूर्ण रोम पर इटली का अधिकार हो गया। इस तरह से इटली का एकीकरण पूरा हुआ। तो आज का जो टॉपिक था इटली का एकीकरण, इटली के एकीकरण का बाधक तत्व, इटली के एकीकरण में सहायक तत्व, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया, मेजनी का योगदान, काउंट काबूर का योगदान, गैरिबाल्डी का योगदान, एकीकरण का अंतिम चरण। इस तरह से आज हमने इटली के एकीकरण को समाप्त किया। जर्मनी के एकीकरण कल से शुरुआत करेंगे, जर्मनी के एकीकरण के बारे में। तो इटली का एकीकरण अगर थोड़ा सा भी समझ में जहाँ ना आया हो कमेंट कर दीजिए गाइज। वहाँ पे हम अगली वीडियो वहाँ पे उस टॉपिक पे ज़रूर से ज़रूर लेके आएंगे। हम चाहते हैं कि आपको एकदम हमारा समझाया हुआ आपको एकदम दिमाग में अटे। याद करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन रटते रह जाएंगे तब पर भी याद नहीं होगा, ये गलत बात है। समझ में आना चाहिए, समझ में आया है नहीं रट लिए याद हो गया, ऐसे नहीं चलता है गाइज। तो कल का वीडियो जर्मनी के एकीकरण पे है, लेकिन अगर आप लोगों ने कमेंट कर दिया यहाँ से यहाँ सर यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो कल का वीडियो उसी टॉपिक पे आ जाएगा। तो इसी के साथ हमारा आज का क्लास समाप्त हुआ। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत। रुको, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या अगर हमारा समझाने का तरीका या हमारा समझाया हुआ समझ में आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। और हाँ, ऐसे ही आसान भाषा में पढ़ाई के लिए क्लास 10th के हिस्ट्री या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम को सब्सक्राइब करना ज़रूर मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।